बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम हेनरी जेम्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास एक मॉडर्न नॉवेलिस्ट है। बेटा, मैं आपको थोड़ा लिंक कर लूँ कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, इसको हम प्रॉपर्ली शुरू कर चुके हैं और अब तक जो है इस हिस्ट्री के ऊपर हमने 150 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा 151 नंबर लेक्चर है और सीरियल वाइज जो है ये पूरा हिस्ट्री हमारा यूट्यूब चैनल यानी इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे मौजूद है। बेटा, इससे बढ़ के आज हम बात कर लेंगे हेनरी जेम्स के ऊपर और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट्स अवेलेबल फॉर लेक्चरशिप। बेटा, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो और आपको वाकई ज़रूरत हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इसके नोट्स अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत MCQs एंड शॉर्ट नोट्स हमारे पास मौजूद है। जनरल लिटरेचर के MCQs नोट्स हमारे पास मौजूद है। इस तरह लिंग्विस्टिक के नोट्स भी हमारे पास मौजूद है। ये कंप्लीट बैंक है जो कि आपको टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर कर सकता है और इसके साथ साथ जो है हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यानी लेक्चर्स मौजूद है। आप बिल्कुल वो नोट्स देख सकते हैं और आप खुद को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेनरी जेम्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एल्डर नावलिस्ट, यानी ये एल्डर नावलिस्ट में से बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रखने वाला हेनरी जेम्स एक नावलिस्ट है। वॉज एन अमेरिकन नेचुरलाइज्ड इन इंग्लैंड, यानी था अमेरिका से और वो जो है वो रहा इंग्लैंड के अंदर जो है और उन्होंने वक्त इंग्लैंड के अंदर गुजारी। इट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ हिज फॉरेन origin that Henry James was untouched by the pessimism of the age। पेसिमिज्म की तरफ दोबारा इशारा है। एक तरह का मायूसी थी मॉडर्न एज के अंदर, एक तरह का हलचल थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि अनसर्टिनिटी थी मॉडर्न एज के अंदर। एंड वन थिंग दैट वाज वेरी सर्टन एंड विच वाज वेरी वेरी अनसर्टेनिटी। तो हेनरी जेम्स जो था वो जो अनसर्टेनिटी था, जो हलचल था, इससे थोड़ा वो दूर रहा। तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये इस वजह से क्योंकि वो एक उसका ओरिजिन जो है वो तो अमेरिका से है एक्चुअली। सो दैट्स वाई whereas almost all his contemporaries who tried to investigate the human mind showed unmistakable sign of depression। अगर उसके कंटेम्प्रेरीज हम देख ले, कंटेम्प्रेरी राइटर्स हम देख ले, तो वो सारे जो है वो कुछ साइन छोड़ते हैं। यानी वो नहीं कि वो मिस्टेक यानी जानबूझ के जो है वो कुछ डिप्रेशन के साइन छोड़ते हैं कि वाकई जो है मॉडर्न एज जो है एक हलचल से गुजर के चल रही है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। मोर एवर हिज कैरेक्टर्स हैव नो बैकग्राउंड एंड दे मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं रखते उसके कैरेक्टर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है वो मूव करते उसके नावल के अंदर। द एम्फेसिस इज मोर ऑन देयर मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन। एम्फेसिस जो है उसका मेंटल और इमोशनल रिएक्शन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हिज एल्डर नावल्स, हिज अर्लियर नावल्स सच एज द यूरोपियंस, जो कि उन्होंने लिखा है 1879 के अंदर। द यूरोपियंस नावल जो है ये हेनरी जेम्स ने लिखी है। कब? 1879 में। ये आपका MCQs है। तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत है। हेनरी जेम्स इज चीपली कंसर्न विद द क्लैश बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियन माइंड, यानी वो द यूरोपियंस के अंदर जो है एक क्लैश जो है वो क्या करता है, वो इसके ऊपर है ये पूरा नावल कि अमेरिकन एंड यूरोपियन माइंड के अंदर जो क्लैश है। इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नावल मैजी न्यू जो है ये उन्होंने लिखा है 1897 में उन्होंने लिखा है। बेटा, ये MCQs है आप लोगों के लिए कि मैजी न्यू ने किसका नावल है? हेनरी जेम्स का नावल है। कब लिखी गई है? 1897 में। He gave us an exquisitely delightful picture of the young American girl। इस नावल के अंदर मैजी न्यू के अंदर जो है वो एक यंग अमेरिकन गर्ल की जो है हमें वो एक पिक्चर देते हैं जो कि वो ब्राटअप हुई इन द विक्टोरियन सराउंडिंग। विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया की तरफ इशारा है, इन उसके एज की तरफ इशारा है जो कि हमारे पास 1837 से 1901 तक रही है। एंड इंट्रोड्यूस टू द मॉडर्न सोसाइटी इंटायरली डिवोइड ऑफ सेंटिमेंट। और उस यंग लड़की को उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी को इंट्रोड्यूस की।
His later novel also deal with the similar simple situation. उसकी जो बाद में नावल लिखी गई है वो भी इस तरह सिमिलर सिचुएशन के अंदर प्रेग्नेंट ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. हाँ, प्रेग्नेंट का मतलब कुछ टुकड़े वगैरह हैं कि वो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी शो करते, बल्कि ज़्यादातर जो है उसके नावल वो सिंपल सिचुएशन को वो उसके ऊपर होते हैं. द गोल्डन बाउल जो है फॉर इंस्टेंस डील विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 कैरेक्टर्स. ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज है. नंबर 1, द गोल्डन बाउल वॉज रिटन बाय हुम. तो आपने देखना है हेनरी जेम्स ने लिखा है. कब लिखी गई है? 1905 में. डील्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 कैरेक्टर्स. अब उन सारे 5 कैरेक्टर्स के बारे में. द अमेरिकन मिलियनेयर है एक हमारे पास, दूसरा उसका डॉटर है, नेक्स्ट द इटालियन नॉवल है, एंड ये जो है अमेरिकन मिलियनेयर जो है वो इटालियन नॉवल के साथ उसका शादी करती है. एंड हर पिनीलेस फ्रेंड, उसका एक पिनीलेस फ्रेंड जिसके पास कोई पैसा नहीं है, हु ऑल्सो लव अफेयर विद द इटालियन. यानी जो अमेरिकन मिलियनेयर है उसके एक दोस्त है, वो भी उसके साथ क्या करता है, जिसके साथ उसका शादी का प्लानिंग वो करती है या शादी वो करती है, तो इसके साथ उसका दोस्त की भी लव अफेयर चलती है. एन एल्डरली फ्रेंड विद बोथ गर्ल्स. ठीक है. और अमेरिकन का जो इटालियन का जो बंदा है वो उन दोनों गर्ल से वो प्यार करती है. द लव फॉर इंटीक ब्यूटीफुल थिंग्स विद अमेरिकन मिलियनेयर एग्जिबिट्स हिज कैरेक्टर. तो अमेरिकन का जो मिलियनेयर लड़की है उसका शौक ये है कि वो जो पुराने चीज़ें होते हैं कदीम ज़माने के और जो खूबसूरत चीज़ें होते हैं वो इसको एग्जिबिट करती है. इज़ द थीम ऑफ, यानी ये जो थीम है ये कि जो एंटीक और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उसको क्या करना है, एग्जिबिट करना है. ये हेनरी जेम्स के थीम्स है. अब द टू, उन्होंने 2 अदर नावल भी लिखे, द स्पॉइल ऑफ पोएटन एंड द सेंस ऑफ द पास्ट. लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, द मैन कंट्रीब्यूशन. यानी इस पॉइंट को मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ कि इसके अंदर क्या है बेटा. द मैन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी जेम्स to the technique of the novel is his use of narrative at second hand. वो एक नैरेटिव एक किस्सा वो बयान करता है लेकिन एट सेकंड हैंड. सेकंड हैंड का मतलब ये है कि नैरेटिव के अंदर एक दूसरे नैरेटिव होते हैं. दो दिस मेथड ऑफ द स्टोरी अनफोल्ड इटसेल्फ कंप्लीटली इन द मेंटल प्लान. अगर उसका ये मेथड जो है कि अनफोल्ड नैरेटिव जो है वो बयान करता है तो ये कंप्लीटली मेंटल प्लान मतलब मेंटल रिलेटेड है. द रीडर इज परमिटेड ओनली वेग ग्लैम्सेस इवन ऑफ व्हाट द कैरेक्टर थिंग्स. यानी जो कैरेक्टर सोचते हैं ना तो रीडर के पास जो है उसके सोच का आइडिया जो है वो क्लियर नहीं होता. दस हेनरी जेम्स ट्रांसफर टू द साइकोलॉजिकल नावल द मेथड ऑफ द डिटेक्टिव नावल. तो उन्होंने जो है वो साइकोलॉजिकल नावल का जो मेथड है उन्होंने ट्रांसफ़र की है डिटेक्टिव नावल की तरफ. डिटेक्टिव नावल यानी जासूस वगैरह के रिलेटेड होते हैं. एज ए स्टाइलिश जेम्स एम्ड एट एक्सप्रेसिंग द एग्जैक्ट शेड ऑफ इमोशन. एक स्टाइलिश होने के नाते हेनरी जेम्स की तरफ इशारा है. उनका ये कोशिश रही कि मैं एक्सप्रेस कर लूँ कि द एग्जैक्ट शेड ऑफ इमोशन एंड अप्रीहेंशंस विच ही विशेस टू कन्वे. जो एग्जैक्ट शेड ऑफ इमोशन होता है और अप्रीहेंशन होता है जिसके एक चाहत था कि मैं इसको कन्वे करूँ. द लेटर साइकोलॉजिकल नावलिस्ट लाइक वर्जीनिया वुल्फ एंड हेनरी जेम्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द विलियम जेम्स जॉयस की तरफ इशारा है. सॉरी, the later psychological novelists like Virginia Woolf and James Joyce were greatly influenced by Henry James' style as well as the indirect technique of narration. तो ये दोनों जो है उन्होंने जो है सेकंड हैंड जो नैरेटिव यूज़ की है इससे ये दोनों वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस जो है वो बड़े इंस्पायर हुए. तो बेटा ये हुआ हमारा लेक्चर हेनरी जेम्स के ऊपर. कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो हमारे साथ रहे. इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफिज़.